वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम बात कर रहे हैं जैव विकास की यानी इवोल्यूशन की। बात हो जैव विकास की यानी इवोल्यूशन की और डार्विन का नाम ना आए, ऐसा कैसा हो सकता है। चार्ल्स डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विकास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने दिया। वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। वो सिद्धांत क्या था? वो था जैव विकास प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, प्राकृतिक चयन या वर्ण के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत। तो जो डार्विन थे, इन्होंने प्राकृतिक चयन के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। किसके द्वारा? बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के द्वारा, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा। ठीक है। ये जो डार्विन विद्वान थे, ये रहने वाले थे ग्रेट ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसको हम सामान्य भाषा में ब्रिटेन बोलते हैं, जिसने भारत पर राज किया था, ब्रिटेन, ब्रिटिश। तो डार्विन जो थे एक ब्रिटिश नागरिक थे, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे और इनका जन्म 12 फरवरी 12 फरवरी और 1809 को हुआ था। 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन के अंदर।
और इनको हम याद करते हैं इनके प्राकृतिक चयन के द्वारा जो जैव विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था उसके लिए। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब भी लिखी है। उस बुक का नाम है थ्योरी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों का जन्म, प्रजातियों का उद्भव। इनकी किताब का नाम क्या था? प्रजातियों का उद्भव। प्रजातियों का उद्भव, ओरिजिन, उद्भव। अंग्रेजी में इसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं, बुक का नाम था प्रजातियों का उद्भव। इस किताब के अंदर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर प्रजातियों का उद्भव नाम की जो किताब थी, इसके अंदर जो चार्ल्स डार्विन थे, ब्रिटेन के रहने वाले, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया जैव विकास का, इवोल्यूशन का। और किसके द्वारा इवोल्यूशन बताया? प्राकृतिक चयन के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या था? उन्होंने बताया कि प्रकृति अपने हिसाब से लोगों को चुनती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए किसी कारण से किसी जगह पर पेड़ों की ऊंचाई काफी बढ़ जाती है, पेड़ों की ऊंचाई काफी बढ़ जाती है, या ऐसा होता है कि कम ऊंचाई वाले पेड़ खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और केवल अधिक ऊंचाई वाले पेड़ ही बचते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो जीव कम ऊंचाई के हैं, जो जीव कम ऊंचाई के हैं, जैसा कि यहां पे आप जिराफ, छोटे जिराफ को देख सकते हैं। जो जीव कम ऊंचाई के हैं उनको खाना नहीं मिल पाएगा, भोजन नहीं मिल पाएगा, और धीरे धीरे ये जीव मर जाएंगे। कौन से जीव बचेंगे? केवल वो जीव बचेंगे जिनकी ऊंचाई अधिक थी और जो आराम से, जिनको भोजन प्राप्त हो सकता था। ठीक है। और जब इस पीढ़ी के जीव, जिनको भोजन आराम से मिल रहा है, जो अधिक लंबाई वाले हैं, आपस में जन्म करेंगे, तो जो नए संतान होगी वो भी अधिक ऊंचाई की होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? किस प्रकार की प्रजाति का जन्म होगा, कैसी प्रजाति का डेवलपमेंट होगा? वो होगा अधिक ऊंचाई वाली। ठीक है। इसी को डार्विन ने कहा प्राकृतिक चयन। ठीक है। इसको सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट भी कहते हैं, यानी जो बेस्ट होगा वही जिंदा रहेगा, जो बेस्ट होगा वही जिंदा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो डार्विन थे उन्होंने तीन और महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जब भी किसी नई प्रजाति का जन्म होता है, जब भी किसी प्रजाति का जन्म होता है, नई प्रजाति का जन्म होता है, कोई भी पुरानी पीढ़ी जब भी किसी नई प्रजाति को जन्म देती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? जैव विकास। और जैव विकास का एक महत्वपूर्ण कारण कौन सा होता है? जेनेटिक चेंज, जो हर पीढ़ी के अंदर जन्म में अंतर आता है वो। ठीक है। तो डार्विन ने कहा कि ओल्ड स्पीसीज कैन फॉर्म न्यू स्पीसीज बाय इवोल्यूशन, यानी पुरानी जो प्रजातियां हैं वो जैव विकास के द्वारा, पुरानी प्रजाति जैव विकास के द्वारा, जैव विकास के द्वारा, विकास के द्वारा नई प्रजाति बनाती, नई प्रजाति बनाती। ठीक है।
दूसरी बात डार्विन ने ये कही कि जब भी जैव विकास के द्वारा नई प्रजाति बनती है तो उसके दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला कारण तो जो हमने बताया कि जेनेटिक वेरिएशन, हर पीढ़ी के अंदर कुछ जीन्स के अंदर अंतर आ जाता है, विविधता आ जाती है। और दूसरा कारण उसने बताया प्राकृतिक चयन, जैसा कि हमने अभी इस चित्र में दिखाया था। दो कारणों से पुरानी प्रजाति नई प्रजाति बनाती, ठीक है। और इसमें जो डार्विन ने कहा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो सर्वाइवल एडवांटेज की ओर होती है। यानी जिन जीवों को जिंदा रहने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है, जैसे कि इस चित्र में हमने देखा था कि इसकी लंबाई ज़्यादा थी तो उसको भोजन आसानी से उपलब्ध हो पा रहा था, यानी इसकी लंबाई वो कारण थी जिसकी वजह से ये जिंदा रह पाया, ठीक है। तो डार्विन ने कहा कि जो विकास की दिशा होती है वो सर्वाइवल एडवांटेज की तरफ होती है। किस तरफ होती है? जिस और जीने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जिस और जीवन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, उस और विकास की दिशा होती है। यहां पे हमें दो बातें और ध्यान में रखनी है। एक बात तो यह कि जब भी कोई नई प्रजाति बनती है तो ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी प्रजाति समाप्त हो जाती है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन, ठीक है। जैसे कि इस चित्र में हमने देखा कि सभी एक समय में, शुरुआत में क्या होता है कि ये जो छोटी से कम कम लंबाई वाले जो जीव हैं ये हालांकि मरेंगे लेकिन थोड़ी संख्या के अंदर मौजूद भी रहते हैं, ठीक है। धीरे काफी समय के बाद में छोटी लंबाई वाले सारे जीव समाप्त होते हैं, एक साथ समाप्त नहीं होते, ठीक है। तो ये तो बात हुई डार्विन की और उनकी जैव विकास की अवधारणा की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी विकास के बारे में जो संबंध होते हैं, विकासीय संबंधों को ट्रेस करना, पहचानना। तो हम कैसे पहचानेंगे कि विकास हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, संसार में तरह तरह के जीव हैं, लाखों करोड़ों तरह के जीव मौजूद हैं, ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जैसे बर्ड्स मौजूद हैं, पक्षी मौजूद हैं, मछलियां मौजूद हैं, फिशेज मौजूद हैं, टाइगर मौजूद हैं, ह्यूमंस, तरह तरह के आदमी मौजूद हैं। संसार में बहुत तरह के, करोड़ों तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। और ऐसे भी जीव जंतु हैं जो पहले मौजूद थे लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जीव जंतु, तरह तरह के जो जीव जंतु हैं, करोड़ों तरह के जो जीव जंतु हैं, इनका जो जन्म है वो किस तरह से ये लोग विकसित हुए हैं, किस तरह से इनका जन्म हुआ? यहां पर हम आपको बता दें कि ये जो करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं इनका जन्म अलग अलग नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये सारे जीव, जो भी करोड़ों तरह के जीव बने हैं, ये सारे जीव एक ही जीव से धीरे धीरे विकसित हुए हैं। ग्रेजुअल चेंजेस के माध्यम से, क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुए। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है जल के अंदर, पानी के अंदर। और सबसे पहले जो जीव बना था वो बेहद सरल प्रकृति का था। एक कोश के जीव सबसे पहले बने थे, सरल जीव सबसे पहले पैदा हुए थे। और धीरे धीरे इन सरल जीवों से ही तरह तरह के जटिल जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब
किन लक्षणों के आधार पर, हम क्या देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा जीव पहले हुआ, कौन सा जीव बाद में हुआ? ठीक है, सवाल अब ये उठ रहा है कि हम विकासीय संबंधों को खोजे कैसे? विकास तो हुआ है, एक ही जीव से सभी जीव बने हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर कौन से जीव का जन्म पहले हुआ और कौन से जीव का जन्म बाद में हुआ, इसकी जानकारी हमें कैसे मिले? ठीक है, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास में 4 तरीके हैं, 4 तरीके हम अपनाते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका है समजात अंगों को देख करके, होमोलोगस अंगों को देख करके। विभिन्न जीवों के अंदर जो होमोलोगस अंग पाए जाते हैं, समजात अंग पाए जाते हैं, उनको देख करके हम विकास का अंदाजा लगाते हैं। इसी तरह से दूसरा तरीका है समरूप अंगों को देख करके, एनालोगस ऑर्गन्स को देख करके। एनालोगस ऑर्गन्स को देख करके, समरूप अंगों को देख करके भी हम विकास का अंदाजा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, थोड़ी देर बाद में विस्तार चर्चा करेंगे। तीसरा जो तत्व है वो है जीवाश्म, फोसाइल्स। जीवाश्म या फोसाइल्स क्या होते हैं? जीवाश्म या फोसाइल्स होते हैं मृत जानवरों के और पेड़ पौधों के अवशेष या उनकी छाप, या तो उनके अवशेष या उनका इंप्रेशन, उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। मरे हुए जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष और उनकी छाप को हम जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्मों के माध्यम से भी हम विकास को पता लगाने की कोशिश करते हैं। जीवाश्म के अलावा चौथा जो तरीका हम अपनाते हैं वो तरीका है मॉलिक्यूलर फिलोजनी। मॉलिक्यूलर फिलोजनी, आणविक फिलोजनी। ये तरीका क्या होता है? इस तरीके में हम डीएनए की तुलना करते हैं। ठीक है, अब इन चारों तरीकों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समजात अंगों की, समजात अंगों की यानी होमोलोगस ऑर्गन्स की। अब सवाल उठता है कि समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या है? समजात अंग या होमोलोगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसे अंग होते हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी संरचना तो समान होती है, डिजाइन तो समान होती है, संरचना समान होती है, डिजाइन समान होती है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन उनके जो कार्य हैं, फंक्शंस जो हैं, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कैसे होते हैं? ऐसे अंग, ऐसे ऑर्गन्स जिनकी संरचना यानी जिनकी डिजाइन, जिनका स्ट्रक्चर वो तो समान हो यानी सिमिलर हो, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनके जो फंक्शन हैं वो अलग अलग हैं। सिमिलर डिजाइन बट डिफरेंट फंक्शन, संरचना समान लेकिन कार्य अलग अलग, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंग। अब समजात अंगों को देख करके हमें क्या फील होता है, क्या प्रतीत होता है, हमारे दिमाग में क्या बात आती है? देखिए, अगर हम मेंढक यानी फ्रॉग, छिपकली यानी लिजॉर्ड, पक्षी यानी बर्ड और मानव यानी ह्यूमन, अगर हम इनके समजात अंगों की बात करें तो हम सब जानते हैं कि चाहे से पक्षी हो, बर्ड्स हो,
चाहे छिपकली हो, लिजार्ड हो, जो कि रेप्टेलिया वर्ग की होती है, सरीसृप वर्ग की होती है, चाहे हम बात करें मेंढक की, जो कि उभयचर होता है, जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, इसको एम्फीबियन वर्ग बोल मानते हैं हम। ये एम्फीबियन है मेंढक। फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन होता है, मेंढक जो होता है वो एम्फीबियन होता है, जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। ठीक है, चाहे तो हम बात करें मेंढक की, एम्फीबियन की, चाहे हम बात करें लिजार्ड की, छिपकली की, जो कि सरीसृप वर्ग की है, जो कि रेप्टिलिया वर्ग की है, चाहे हम बात करें पक्षी की, और चाहे हम बात करें मानव की। अगर हम इन चारों की बात करें तो हम जानते हैं कि इन चारों के अंदर 4 पैर पाए जाते हैं, 4 पैर पाए जाते हैं, 4 लिम्स पाए जाते हैं। कितने लिम्स पाए जाते हैं, कितने पैर पाए जाते हैं? 4 इन सभी के अंदर। लेकिन इन सब के जो पैर पाए जाते हैं उनकी अगर हम संरचना को देखें तो इनकी संरचना भी लगभग समान होती है। देखिए, इनमें अगर इनकी संरचना को हम देखें तो इन सब की संरचना लगभग समान है, लेकिन इन सब के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मेंढक जो काम में लेता है इन पैरों का, वो लेता है फुदकने के काम में, उछलने के काम में। छिपकली क्या करती है? दीवार से चिपकने के काम में इनको लेती है। ठीक है, पक्षी क्या करते हैं? उड़ने के काम में लेते हैं। मानव क्या करता है? मानव चलने फिरने के काम में लेता है। इन सबकी संरचना समान है, लेकिन कार्य अलग अलग है। यानी ये सब समजात अंग हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन्स को देख करके, समजात अंगों को देख करके हमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पे इन सब के जो पूर्वज रहे होंगे, इन सब का जो पूर्वज है, इन सब का जो एंसिस्टर है, एंसिस्टर बोलते हैं पूर्वज को, तो इन सब का जो पूर्वज है, एंसिस्टर है, वो कॉमन है, वो एक ही है। यानी होमोलोगस ऑर्गन्स को देख करके, समजात अंगों को देख करके विकास के बारे में हमें ये मालूम चलता है कि इन सब का जो एंसिस्टर है, जो पूर्वज है, वो समान है। क्या बताते हैं? समान पूर्वज बताते हैं, समान पूर्वज, कॉमन एंसिस्टर। हमें क्या जानकारी मिली समरूप समजात अंगों से, होमोलोगस ऑर्गन से? हमें ये जानकारी मिली कि इन सब के जो पूर्वज हैं, इन सब के जो एंसिस्टर हैं, वो समान हैं, एक ही। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के अंगों, यानी एनालोगस ऑर्गन्स, यानी समरूप अंगों। देखिए, दोनों में अंतर है। एक है समजात, समजात, एक है समरूप। समजात को तो हम होमोलोगस बोल रहे हैं और समरूप को बोल रहे हैं एनालोगस। ठीक है, समजात के बारे में यानी होमोलोगस के बारे में तो हमने बता ही दिया कि संरचना समान होती है, स्ट्रक्चर समान होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम एनालोगस ऑर्गन्स को। इनका क्या होता है? समरूप जो अंग हैं उनका क्या होता है, और उनसे कैसे हमें विकास के बारे में जानकारी मिलती है, और क्या हमें जानकारी मिलती है। समरूप अंगों से यानी एनालोगस ऑर्गन से हमारा तात्पर्य क्या है? देखिए, समरूप अंग या एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं, इनसे हमारा तात्पर्य उन अंगों से है, ऐसे अंगों से है जिनके कार्य तो समान हो, जिनके कार्य कैसे हों? समान हो, लेकिन जिनकी संरचना जो है वो अलग अलग हो, अलग अलग। तो समरूप अंग या एनालोगस जो ऑर्गन्स हैं, ये कैसे अंग हैं? समरूप अंग या एनालोगस जो ऑर्गन्स हैं, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे अंग हैं जिनके कार्य तो समान हैं, लेकिन दिखने में इनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। देखिए, होमोलोगस में क्या होता है, समजात में क्या होता है?
उनमें संरचना समान होती है, उल्टा होता है, संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। यहां पर क्या हो रहा है एनालॉगस के अंदर, समरूप अंगों में क्या हो रहा है, कार्य तो समान है लेकिन संरचना अलग अलग। कैसे, देखिए हम उदाहरण लेते हैं चमगादड़ का। एक तरफ हम चमगादड़ के यानी बैट, चमगादड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं बैट, और एक तरफ हम लिखते हैं पक्षी यानी बर्ड। हम चमगादड़ और पक्षी दोनों के अगर हम पंखों की बात करें तो दोनों के पंख जो हैं इनको हम एनालॉगस ऑर्गन्स कह सकते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों कह सकते हैं, समरूप अंग क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इन दोनों का काम क्या है, उड़ना, यानी दोनों का काम क्या है, उड़ना। दोनों ही उड़ने, चमगादड़ भी उड़ने में काम में लेता है इनको, और पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो भी इनको उड़ने के काम में लेते हैं, फ्लाई के काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकी संरचना की हम बात करें तो इन दोनों की संरचना में अंतर है। क्या अंतर है, देखिए अगर हम इन दोनों चित्रों को देखें, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2, अगर हम दोनों चित्रों को देखें तो ये जो शेड दिखाई दे रही है, देखिए ये तो हड्डी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये चमगादड़ के आगे वाला जो वो है, हाथ है, उसकी हड्डी दिखाई दे रही है, ये उसकी अंगुलियां हैं। और चमगादड़ की जो अंगुलियां हैं, जो लंबी लंबी होती हैं, उनके बीच में जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसके फैलने के कारण चमगादड़ का क्या है, पंख बना है। किस कारण बना है, उंगलियों के बीच में त्वचा के फैलने के कारण। ये पूरा जो पंख बना है क्यों, कैसे बना है, उंगलियों के बीच में त्वचा के फैलने के कारण। ठीक है, तो उसकी संरचना अलग है। जबकि अगर हम पक्षी के पंख को देखें तो पक्षी का जो पंख जो बना है, वो जो पक्षी का आगे का पैर होता है, आगे का जो लिम्ब होता है, उसके पूरे के पूरे, उसकी जो त्वचा है, पूरे की त्वचा फैल गई है। उसकी पूरी की त्वचा फैलने के कारण पक्षी का ये पंख बना। ठीक है, दोनों की संरचना में अंतर आ गया है, लेकिन संरचना में अंतर होने के बावजूद भी क्या है, दोनों के कार्य समान है, दोनों के कार्य समान है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, विकास के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों जीवों के अलग अलग पूर्वज रहे होंगे, इन दोनों जीवों के अलग अलग पूर्वज रहे होंगे, अलग अलग पूर्वज, अलग अलग डिफरेंट एंसेस्टर्स रहे होंगे, अलग अलग पूर्वज रहे होंगे। यानी इन दोनों जीवों का कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, समान पूर्वज इन दोनों के नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवाश्म की। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जीवाश्म कहते किसको हैं, फोसाइल कहते किसको हैं। तो जीवाश्म या फोसाइल जो हैं, ये किसे कहते हैं, मृत जीवों और पादपों यानी प्लांट्स, मृत ऑर्गेनिज्म, मृत जीवों और पादपों यानी प्लांट्स के अवशेष व छाप यानी इंप्रेशन, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। मृत जीवों के और पादपों के, पौधों के अवशेषों को और या फिर उनकी छाप को हम जीवाश्म या फोसाइल कहते हैं। अब फोसाइल बनते कैसे हैं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर हजारों लाखों साल से जीव रहता आया है, और कभी कभी प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी पर उथल पुथल होती है, और इस उथल पुथल के अंदर
बहुत से जीव और पेड़ पौधे मर जाते हैं और पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, और दबने के बाद में ये क्या करते हैं, बहुत समय तक जब दबे रहते हैं तो इन्हीं मरे हुए जीवों और पादपों को हम जीवाश्म कहते हैं या फोसाइल कहते हैं। अब ये जीवाश्म हमारे किस काम के हैं, जीवाश्म के बारे में विकासीय संबंधों की हम कैसे जानकारी लेते हैं जीवाश्मों के माध्यम से। तो देखिए, जीवाश्म की आयु पता करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर कौन सा जीव पहले आया था और कौन सा जीव बाद में आया था। अब सवाल उठता है कि जीवाश्मों की आयु हम कैसे पता करते हैं, जीवाश्म की एज का कैसे मालूम चलेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये जो जीव है, कोई सा जो जीव है वो कितने समय पहले पृथ्वी पर मौजूद था। तो जीवाश्म की आयु पता करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका है सापेक्ष। इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में जीवाश्म की खुदाई के दौरान जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं, इन जीवाश्मों की प्राप्ति का जो क्रम होता है, इस क्रम के आधार पर हम ये देखते हैं कि जीवाश्म नया है या पुराना है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कभी खुदाई करते हैं जीवाश्मों के लिए, तो जब भी हम खुदाई करते हैं जीवाश्मों के लिए, तो पृथ्वी में जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं हमें तरह तरह के जीवाश्म प्राप्त होते हैं, और जिस क्रम में ये प्राप्त होते हैं उस क्रम के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि कौन सा जीव पहले प्राप्त हुआ होगा, बना होगा, और कौन सा जीव बाद में बना होगा। जब हम जीवाश्मों को देखते हैं गौर से, तो हम देखते हैं कि सबसे गहराई में कौन से मिलेंगे, मछली के मिलते हैं, उसके बाद में मान लीजिए किसी और चीज़ के मिलते हैं, और उसके बाद में मान लीजिए उसके ऊपर किसी और चीज़ के मिलते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो जीवाश्म ज़्यादा गहराई में है, जो जीवाश्म ज़्यादा गहराई में है उसकी आयु अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि वो ज़्यादा गहराई में है। ज़्यादा गहराई में है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर परत दर परत चढ़ी हैं लगातार, मिट्टी की पृथ्वी के ऊपर परतें चढ़ी हैं। तो जब ये गहराई में मिला है, इसका मतलब उस समय जब ये परत चढ़ी होगी उस समय ये जीव मौजूद होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यक्ष विधि से और जीवाश्मों की प्राप्ति के जो क्रम है उस क्रम को देख करके हम ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा जीव पृथ्वी पर पहले आया और कौन सा जीव उसके बाद में आया। जो जीव ज़्यादा गहराई में, जिन जीवों के जीवाश्म ज़्यादा गहराई में मिलते हैं, उन जीवों को हम अधिक पुराना मानते हैं, और जिन जीवों के जीवाश्म हमें पृथ्वी की सतह के पास में मिल जाते हैं, ऊपर ही मिल जाते हैं, उनको हम नया मानते हैं। ठीक है, अब जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की दूसरी विधि है, उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग या इसको हम कहते हैं कार्बन 14 विधि। अब ये कार्बन 14 विधि क्या है, एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि कार्बन 14 क्या है, एक प्रकार का समस्थानिक है, आइसोटोप है, ये समस्थानिक है, कार्बन का एक समस्थानिक है कार्बन 14। और ऐसा माना जाता है कि हर समस्थानिक की एक निश्चित आयु होती है, जिस आयु के बाद में इसकी जो मात्रा है वो आधी हो जाती है, 50% हो जाती है। इसको बोलते हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल। तो वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कार्बन 14 की अर्धायु काल ज्ञात कर रखा है। इन्हें मालूम है कि कितने समय में कार्बन आधा हो जाता है। कार्बन का ये समस्थानिक जो है कार्बन 14 है, ये इसकी मात्रा आधी हो जाती है। ठीक है, ये इनको मालूम है। अब दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर जो भी जीव जंतु हैं उन सबके शरीर में कार्बन पाया जाता है, हम सब जानते हैं। लेकिन
जब ये जीवित रहते हैं तब तक तो क्या होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, विभिन्न तरह की प्रक्रिया रहती हैं, खाना लेते रहते हैं, भोजन के अंदर भी हमारे कार्बन होता है। तो जब तक जीव जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर कार्बन की मात्रा की जो आपूर्ति है वो लगातार होती रहती है। लेकिन जब जीव मर जाता है तब इसकी आपूर्ति बंद हो जाती है। ठीक है, तो शरीर में जो कार्बन 14 मौजूद है, जो समस्थानिक मौजूद है, उसकी मात्रा, क्योंकि उसकी आपूर्ति बंद हो गई तो उसकी मात्रा स्थिर हो गई। और ये जो कार्बन 14 है धीरे धीरे समय के साथ में इसकी मात्रा कम होने लगती है, यानी हर अर्धायु काल के बाद में ये इसकी मात्रा आधी हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई जीवाश्म प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए डायनासोर का जीवाश्म प्राप्त हुआ, तो इस जीवाश्म के अंदर मौजूद कार्बन 14 की जो मात्रा है उसकी तुलना और कार्बन 14 की वास्तविक मात्रा की तुलना, दोनों की तुलना करके हम ये देख लेते हैं कि इस जीवाश्म को यानी डायनासोर को कितने समय पहले ये आपूर्ति बंद हुई होगी कार्बन की, यानी कितने समय पहले ये जीव मरा था। ठीक है, यानी ये जीवाश्म कितना पुराना है। यानी कुल मिलाकर के जीवाश्म की अगर हमें आयु पता करनी है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है प्रत्यक्ष सापेक्ष। इसके अंदर क्या होता है, जितनी गहराई में, जिस क्रम के अंदर हमें पृथ्वी के अंदर जीवाश्म प्राप्त होते हैं, उस क्रम के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीव पहले आया और कौन सा जीव बाद में आया। जिस जीव के जीवाश्म अधिक गहराई में मिलते हैं वो अधिक आयु वाले माने जाते हैं, और जो जीवाश्म कम गहराई में प्राप्त होते हैं उन्हें नया माना जाता है। दूसरी विधि है कार्बन डेटिंग विधि, जिसको कार्बन 14 विधि भी कहते हैं। ठीक है, विकासीय संबंध खोजने का जो चौथा तरीका है उसको हम बोलते हैं आणविक जातिवृत्त, यानी मॉलिक्यूलर फिलोजनी। मॉलिक्यूलर फिलोजनी या आणविक जातिवृत्त जो तरीका है, ये तरीका इस परिकल्पना पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है, इस फैक्ट पर आधारित है कि रिप्रोडक्शन के दौरान, जनन के दौरान हर पीढ़ी के अंदर जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, डीएनए की जो कॉपी बनती है, उसमें कुछ अंतर आता है, उसमें कुछ वेरिएशन आता है। ठीक है, यानी हर पीढ़ी के अंदर डीएनए की जो कॉपी बनती है उसमें कुछ अंतर आता है। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर कुछ न कुछ अंतर आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा डीएनए की तुलना के माध्यम से, दो जीव हमें प्राप्त हुए हैं तो उन दोनों जीवों के डीएनए की हम तुलना कर लेते हैं, और उन दोनों जीवों के डीएनए की तुलना के आधार पर, उन दोनों जीवों के डीएनए में अंतर के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा जीव पहले विकसित हुआ और कौन सा जीव बाद में विकसित हुआ। अगर दोनों डीएनए में अंतर बहुत ज्यादा है, तो हम ये मानते हैं कि इनमें जो आयु का अंतर है वो भी बहुत ज्यादा होगा, यानी दोनों में जो एक जीव बहुत पहले पैदा हुआ होगा, दूसरा जीव बहुत बाद में पैदा हुआ होगा। अगर दोनों के डीएनए में अंतर कम है, इसका मतलब यह है कि दोनों का जो विकास हुआ है, दोनों का जो डेवलपमेंट हुआ है, दोनों का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो इवोल्यूशन जो हुआ है वो कैसा हुआ है, आसपास हुआ है, आगे पीछे हुआ है, कम समय, उन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो काफी कम है। तो ये चौथा तरीका भी है, हम अपनाते हैं, इसको हम बोलते हैं आणविक जातिवृत्त या मॉलिक्यूलर फिलोजनी। इसमें हम दो जीवों के डीएनए की तुलना करते हैं और डीएनए की तुलना के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कौन सा जीव पहले आया और कौन सा जीव बाद में आया। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि विकास जो होता है, इवोल्यूशन जो होता है, ये चरणबद्ध रूप से होता है, सिस्टमेटिक होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साथ नहीं होता है कभी भी।
इवोल्यूशन हमेशा चरणबद्ध होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अचानक ही कोई परिवर्तन आ जाए। विकास का मतलब ही ग्रेजुअल चेंजेस है, क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा ही विकास होता है, चरणबद्ध परिवर्तनों के द्वारा ही विकास होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें आंख की, तो पुराने जो जीव थे, जो सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए थे, उन जीवों के अंदर आंख जैसी कोई संरचना नहीं हुआ करती। ठीक है, समय के साथ साथ धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन आए, ग्रेजुअल चेंजेस आए, और इन परिवर्तनों के कारण सबसे पहले सरल आंख की संरचना हुई। सरल आंख, सबसे पहले जो आंख बनी वो बेहद सरल थी। जैसा कि प्लेनेरिया में हम देख सकते हैं, प्लेनेरिया एक जीव है, प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया जीव के अंदर सबसे पहले जो आंख बनी वो सरल आंख बनी। प्लेनेरिया जीव को देख करके, इसकी आंखों को देख करके हम बता सकते हैं कि सबसे पहले जो बनी थी, पहले आंख नहीं हुआ करती थी, बाद में सरल रूप से आंख बनी। और इसकी जो आंख होती है प्लेनेरिया की, इसकी खासियत क्या होती है? ये रंगों को नहीं पहचान पाती, ये सिर्फ प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, केवल प्रकाश की उपस्थिति का पता लगा सकती है। जैसे हम कई तरह की चीज़ों को देखते हैं, रंगों का पता लगाते हैं, डेप्थ का पता लगाते हैं, गहराई का पता लगाते हैं, ये सब चीज काम प्लेनेरिया की आंख नहीं करती है। प्लेनेरिया की जो आंख होती है बिल्कुल सिंपल होती है, और ये केवल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, यानी केवल ये देख पाती है कि कहीं पे प्रकाश है या नहीं है। तो मानव की जो आंख है वो बिल्कुल क्रमिक परिवर्तनों से धीरे धीरे विकसित हुई है। प्रारंभिक जीवों में आंख नहीं हुआ करती थी, उसके बाद में जो जीव हुए उनके अंदर सरल प्रकार की आंख बनी, और ये सरल प्रकार की आंख धीरे धीरे करोड़ों सालों में क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा आज की जैसी हमारी सामान्य आंख है इसके रूप में बदल गई। कहने का मतलब ये है कि विकास जो हुआ वो चरणबद्ध रूप से हुआ, एक साथ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लें पंखों का, तो पंखों का जो जन्म हुआ था, शुरुआत में जो पंखों का विकास हुआ था, जन्म हुआ था, ये मूल रूप से हुआ था, उड़ने के लिए नहीं हुआ था। प्रारंभ में पंखों का जो निर्माण हुआ था, पर जिनको बोलते हैं, पर या पंख जो हैं, पर या पंखों का जो हमारे जीवों में पाए जाते थे, इनका काम उड़ना नहीं था, उड़ने में सहायता करना नहीं था, इनका काम था शरीर को गर्मी प्रदान करना, ऊष्मा प्रदान करना, ठंड से बचाना। लेकिन समय के साथ साथ में धीरे धीरे जब परिवर्तन होते गए तो करोड़ों साल बाद में क्या हुआ कि इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से उड़ने के लिए किया जाने लगा। ठीक है, प्रारंभिक अगर शुरुआत के हम डायनासोरों को देखें तो कुछ डायनासोर उनमें से ऐसे थे जिनके पर हुआ करते थे, और ये पर जो है उड़ने के काम नहीं आते थे। इनको देख करके हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पर बने थे वो उड़ने के लिए नहीं बने थे, लेकिन समय के साथ साथ में इन्होंने अपना रूप बदला और परों का जो मुख्य इस्तेमाल होने लगा वो उड़ने के लिए होने लगा। आज सभी प्रकार के जो पक्षी हैं वो इन परों के माध्यम से, इन फेदर्स के माध्यम से उड़ते हैं। पर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं फेदर्स। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरण के द्वारा हम कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो चरणबद्ध रूप से होता है। अब हमने ये जो दोनों उदाहरण लिए, ये दोनों के दोनों उदाहरण कैसे हैं? प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं विकास का, इवोल्यूशन का, वो है कृत्रिम, उसको मानव ने स्वयं किया है। वो उदाहरण क्या है, आइए देखते हैं। कृत्रिम विकास का यानी आर्टिफिशियल इवोल्यूशन का जो उदाहरण है वो है वाइल्ड कैबिज यानी जंगली गोभी। जंगली
गोभी। जंगली गोभी जो है करीब 2000 सालों से मनुष्य जंगली गोभी को खाने के लिए उगाता रहा है, लगभग 2000 सालों से। वाइल्ड कैबिज को मनुष्य उगाता रहा है, जंगली गोभी को मनुष्य उगाता रहा है। गोभी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैबिज, जंगली को वाइल्ड। वाइल्ड कैबिज जो है, जंगली गोभी जो है, इसको करीब 2000 सालों से मनुष्य उगाता रहा है। ठीक है। अब इस जंगली गोभी के अंदर कृत्रिम रूप से एवोल्यूशन करवा करके, कृत्रिम रूप से विकास करवा करके तरह तरह की सब्जियां बनाई गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ लोग जो थे वो ये चाहते थे कि पत्तियों के बीच में जो गैप है, इन पत्तियों के बीच में जो गैप है जंगली गोभी के, वो कम हो जाए। वो पत्तियों के बीच में दूरी को कम करना चाहते, और इससे क्या हुआ, पत्ता गोभी का निर्माण हुआ, जिसको हम कैबिज के रूप में जानते हैं। कैसे पत्ता गोभी का निर्माण हुआ? कब निर्माण हुआ? जब किसानों ने सोचा कि इन पत्तियों के बीच में गैप कम होना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग थे, उन्होंने सोचा कि इसके अंदर जो फूल लगते हैं, फूल लगते हैं इस जंगली गोभी के अंदर, वाइल्ड कैबिज के अंदर, इनकी वृद्धि को रोक दिया जाए। तो जब फूलों की वृद्धि को रोका गया तो जो सब्जी बनी, जो नई प्रकार की प्रजाति बनी, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकोली। वो बनी ब्रोंकोली। ठीक है। ये पत्ता गोभी बन गई, ये ब्रोंकोली बन गई। ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया, ये जो बंधित फूल थे, इनके माध्यम से फूल गोभी का निर्माण किया। फूल गोभी को बोलते हैं कॉलीफ्लावर। फूल गोभी या कॉलीफ्लावर का निर्माण किया। ठीक है। कुछ लोगों ने इस जंगली गोभी के जो फूला हुआ भाग था उसका चयन किया, और इससे क्या बन गई, गांठ गोभी बन गई। गांठ गोभी, ये वाली, ये गांठ के रूप में गांठ गोभी बन गई। ठीक है। कुछ लोगों ने पत्तियों को केवल चौड़ाई पसंद किया, भी चौड़ी पत्तियां ही रहनी चाहिए, उससे जो सब्जी डेवलप हुई उसको हम बोलते हैं केल। केल। ये जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे से वो केल हो, चाहे रेड कैबिज हो, लाल फूल गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ब्रोंकोली हो, चाहे कॉलीफ्लावर या जिसको हम बोलते हैं फूल गोभी वो हो, चाहे ये गांठ गोभी हो, ये सभी प्रकार की जो वैरायटियां हैं, ये कृत्रिम रूप से विकास के उदाहरण हैं, आर्टिफिशियल इवोल्यूशन के उदाहरण हैं। और ये आर्टिफिशियल इवोल्यूशन किया है किसानों ने, और किससे किया है, जंगली गोभी से, यानी वाइल्ड कैबिज से। ठीक है। वाइल्ड कैबिज में ही धीरे धीरे करोड़ों हजारों साल तक परिवर्तन करते 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 ये वैरायटियां हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। विकास पर चर्चा करते समय, इवोल्यूशन पर चर्चा करते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो विकास है, जो इवोल्यूशन है, वो प्रगति के समान नहीं होता है, उसे डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। यानी इवोल्यूशन और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। विकास और प्रगति दोनों समान नहीं है। विकास यानी इवोल्यूशन, प्रगति यानी डेवलपमेंट के समान नहीं होता है, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए, दो कारण है कि विकास और प्रगति समान नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जब भी प्रगति होती है, डेवलपमेंट होता है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है, तो पुरानी चीजें समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब है कि वो डेवलप हो गया, नई प्रगति हो गई, नई चीज बन गई।
और पुरानी चीज समाप्त हो गई। जबकि विकास में, इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। इवोल्यूशन के अंदर हर स्तर पर, हर लेवल पर एक से अधिक शाखाएं संभव होती हैं। इसका मतलब यह है कि इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, नई जो प्रजातियां बनी हैं उन प्रजातियों के साथ साथ में पुरानी प्रजातियां भी मौजूद होती हैं। ठीक है, नई प्रजाति के साथ में प्रजाति, नई स्पीशीज के साथ पुरानी जो होती हैं, ओल्ड स्पीशीज जो होती हैं, पुरानी प्रजाति का भी अस्तित्व बना रहता है, का भी अस्तित्व बना रहता है। जबकि प्रगति में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे ही नई चीज बन गई पुरानी चीज समाप्त हो जाती। ठीक है, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में अंतर बता रहा हूं मैं। पहला अंतर तो क्या है, अंतर यह है कि जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में क्या होता है, अगर नई प्रजाति बन जाती है तो उसके बावजूद भी पुरानी प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है वो चिंपैंजी में क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से हुआ है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन आज हम देखते हैं ऐसा तो नहीं है कि अब चिंपांजी होते नहीं हैं। अगर मानव बन गया तो चिंपांजी बनने खत्म हो गए, दोनों मौजूद हैं। यानी इवोल्यूशन में क्या होता है, नई प्रजाति के साथ साथ पुरानी प्रजाति का भी अस्तित्व पाया जाता है, अस्तित्व बना रहता है। जबकि प्रगति में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है, पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं नई चीज के आते। इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे कंप्यूटर की दुनिया की हम बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहले सीडी चल रही थी, उससे पहले फ्लॉपी चल रही थी। तो फ्लॉपी को रिप्लेस किया सीडी ने, फ्लॉपी के बाद में सीडी आ गई, फ्लॉपीज खत्म हो गई। सीडी के बाद में पेन ड्राइव आ गई, धीरे धीरे सीडियां खत्म हो गई। ठीक है, इस तरह से विकास का क्या होता है फंडा, प्रगति का फंडा क्या होता है कि जैसे ही नई चीज बन गई, ज्यादा उपयोगी चीज बन गई तो कम उपयोगी चीज समाप्त हो जाती है। जबकि एवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, नई प्रजाति के साथ साथ पुरानी प्रजाति का भी अस्तित्व बना रहता है। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर यह है कि विकास में क्या होता है, हमेशा अच्छी चीज नहीं बनती। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, हमेशा बेहतर चीज बनती है, अपग्रेड चीज बनती है। ठीक है, तो विकास का मतलब प्रगति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विकास में हमेशा बेहतर चीज नहीं बनती। विकास का संबंध सिर्फ इस बात से है कि जटिलता बढ़ती है। विकास बढ़ती हुई जटिलता, बढ़ती हुई जटिलता बताता है। मतलब विकास जो है जटिलता में वृद्धि का सूचक है। कि विकास में क्या है कि पुराने जीव और नए जीव में जटिलता बढ़ जाती है, लेकिन पुराना जीव नए जीव से कमतर हो या नया जीव पुराने जीव से ज्यादा बेहतर हो, ये जरूरी नहीं है। बस विकास का मतलब है केवल जटिलता बढ़ी है। अब वो जटिलता बढ़कर के जरूरी नहीं है कि वो उससे अपग्रेड हो गया हो, ज्यादा अच्छा बन गया हो। लेकिन प्रगति में क्या होता है, हमेशा जो नई चीज बनेगी वो अपग्रेड ही बनती, वो उससे अधिक बेहतर ही बनती। विकास में ऐसा नहीं होता। विकास में जटिलता जरूर बढ़ती है, लेकिन नई बनने वाली जो चीज है वो जरूरी नहीं है कि वो अपग्रेड ही हो, ज्यादा बेहतर ही हो।
ठीक है, उदाहरण के लिए हम जीवाणु को ले सकते हैं, बैक्टीरिया को ले सकते हैं। बैक्टीरिया की शारीरिक संरचना बहुत सरल है, बेहद सरल है, और बैक्टीरिया से बहुत सारी जीवों की उत्पत्ति हुई है लगातार। लेकिन इसके बावजूद भी बैक्टीरिया में कुछ ऐसी खासियत है कि ये बहुत अधिक टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है, बहुत कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है, जबकि इसके बाद जो विकसित जीव हैं उनके अंदर ये विशेषता नहीं पाई जाती। यानी इसका विकास जरूर पहले हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये अगली पीढ़ियों से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आई बात समझ? कहने का मतलब ये है कि विकास प्रगति के समान नहीं होता। विकास यानी इवोल्यूशन और डेवलपमेंट यानी प्रगति, इन दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। इनमें दो मुख्य अंतर होते हैं। पहला अंतर तो हमने ये बताया कि जब भी विकास की हम बात करते हैं तो विकास के अंदर क्या होता है, जब भी नई प्रजाति बनती है तो उसके साथ साथ पुरानी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसका अस्तित्व बना रहता है। जबकि प्रगति में, डेवलपमेंट में क्या होता है, जब नई चीज बन जाती है तो पुरानी चीज का महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने बताई कि विकास का मतलब है जटिलता में वृद्धि होना। विकास का मतलब है जटिलता में वृद्धि होना, न कि बेहतर होना। विकास में नई जो चीज बनेगी, नई प्रजाति जो बनेगी, वो निश्चित तौर पे उसकी जटिलता ज़्यादा होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नया जीव जो बनेगा वो पहले जीव से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो विकास और प्रगति में अंतर है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा आपको? यहाँ पर हम एक और तथ्य पर गौर करेंगे। वो तथ्य है कि विकास जो होता है, इवोल्यूशन जो होता है, और जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, ये दोनों संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? देखिए, वर्गीकरण का मतलब क्या है? किसी चीज को वर्गों में डिवाइड करना, विभिन्न समूहों में, वर्गों में बांटना, वर्गों या समूहों में, ग्रुपों में, वर्गों या समूहों में बांटना, इसको हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब वर्गीकरण का कोई न कोई आधार तो होता ही है। अगर हम ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनी पड़ी हुई हैं हमारे पास में, और हम कुछ ग्रुप बनाते हैं, जैसे रंग का ग्रुप बना दिया, रंग के आधार पे हमने ग्रुप बना दिया, और इस ग्रुप के अंदर एक ही रंग की हमने चीजें डाली। चीजें अलग अलग हो सकती है लेकिन उनका रंग एक जैसा होगा। ठीक है, तो वर्गों में बांटने के लिए किसी न किसी विशेषता का उपयोग किया जाता है, और किसी न किसी विशेषता के आधार पर विभिन्न चीजों को वर्गों में बांटा जाता है, और इसी को हम कहते हैं, वर्गों में बांटने की जो घटना है, ग्रुपों में बांटने की जो घटना है, समूहों में बांटने की जो प्रोसीजर है, इसी को हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हमने ये क्यों कहा कि वर्गीकरण और विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं? ये हमने इसलिए कहा क्योंकि वर्तमान में वर्गीकरण का जो आधार है, अगर हम जीवों में वर्गीकरण का आधार देखें तो वर्गीकरण का आधार है डीएनए। ठीक है, वर्गीकरण का आधार बनाया गया है डीएनए को, यानी डीएनए के आधार पर ही ये देखा जाता है कि जिनके डीएनए एक जैसे होते हैं उनको एक वर्ग में रखते हैं, जिनके डीएनए अलग अलग होते हैं उनको अलग वर्ग में रखते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से विकास के अंदर भी हमने देखा था कि विकासीय संबंधों की जब हम खोज कर रहे थे तो हमने देखा था कि डीएनए के आधार पर हम ये भी तय करते हैं कि कौन सी प्रजाति पहले पैदा हुई और कौन सी प्रजाति बाद में पैदा हुई। ये पता कैसे लगता है? डीएनए के आधार पर। हमने पहले भी चर्चा की थी, चर्चा ऐसे की थी कि जब भी जनन होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, तो अगली कोशिका, जब अगली पीढ़ी होती है,
उसके अंदर जो नया जीव बनता है उसके डीएनए में कुछ अंतर होता है। यानी दोनों पीढ़ियों का जो डीएनए होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन पूरी तरह समान नहीं होता है, उसमें कुछ अंतर होता है। और इस अंतर के कारण ही अगली पीढ़ी थोड़ी सी अलग होती है। और जब भी हमें ये देखना होता है कि कौन सी पीढ़ी पहले बनी कौन सी बाद में बनी, तो हम इस अंतर की तुलना कर लेते हैं। अगर अंतर डीएनए में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है, इसका मतलब उनमें गैपिंग बहुत ज़्यादा है, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें और बनी होंगी। और अगर गैप कम है, डीएनए में अंतर बहुत कम है, तो हम ये मानेंगे कि उनका विकास आसपास ही हुआ होगा। ठीक है। तो क्योंकि विकास जो है, इवोल्यूशन है, उसकी खोज भी डीएनए के आधार पर की जाती है। और जो वर्गीकरण किया जा रहा है वर्तमान में, क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा है, वो भी डीएनए के आधार पर ही किया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास और वर्गीकरण जो है ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जैव विकास की, इवोल्यूशन की। जैव विकास की बात हो और हम मानव के विकास की बात नहीं करें तो ये बड़ा अटपटा हो जाएगा। इसलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मानव के विकास के ऊपर। अब मानव के विकास के लिए भी, मानव के विकास के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी हम उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं जिन साधनों का प्रयोग हमने जैव विकास का पता लगाने के लिए किया था। जैसे जीवाश्म वगैरह, ठीक है, खुदाई, जीवाश्म वगैरह, इनके माध्यम से डीएनए की टेस्टिंग, ये जो तरीके थे जिनसे हम जैव विकास का पता लगाते थे, उन्हीं साधनों के माध्यम से हम मानव के विकास के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अगर उनकी शारीरिक संरचना को हम देखें तो प्रत्येक हिस्से के जो लोग हैं उनकी शारीरिक संरचना अलग अलग नजर आती है। और एक लंबे समय तक इसी वजह से अलग अलग प्रजातियों की बात करते रहे हम लोग कि मानव की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। लेकिन वर्तमान में विभिन्न अनुसंधानों से, विभिन्न रिसर्चों से यह साबित हो गया है कि मानव की अलग अलग प्रजातियां नहीं हैं, बल्कि सभी मानव एक ही प्रजाति के हिस्सा हैं, एक ही स्पीसीज के हिस्सा हैं। ठीक है। अब एक ही प्रजाति के क्यों माना? एक ही प्रजाति के इसलिए माना क्योंकि ये सभी लोग आपस में जनन क्रिया कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो प्रजाति का जब हमने अर्थ बताया था आपको, उस समय हमने बताया था प्रजाति की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो ये होती है उनमें आपस में जनन क्रिया हो सकती है। ठीक है। तो पहले हम अलग, मानव को अलग अलग प्रजातियों का मानते थे, लेकिन वर्तमान में अनुसंधानों के द्वारा ये साबित हो गया है कि सभी मानव एक ही प्रजाति के हैं। और ये प्रजाति कौन सी है? ये है होमो सीपियन। होमो सीपियन। ये जो होमोसीपियन प्रजाति है, इसका जन्म विश्व में सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप, यानी मानव का अगर जन्म की बात करें तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में मानव का जन्म हुआ था। अफ्रीका में ये बड़ा आएगा, अफ्रीका। मानव का जन्म जो हुआ था वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ठीक है। और इस अफ्रीका महाद्वीप से ही धीरे धीरे लोग विभिन्न दिशाओं में गए और अलग अलग तरह के लोगों का जन्म हुआ। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लोग ही चले गए हों। कुछ लोग तो अफ्रीका में रह गए, उनमें से कुछ लोग बाहर अलग अलग दिशाओं में चले गए, अलग अलग दिशाओं में। इनकी दिशा भी कोई निश्चित नहीं थी।
इनका कोई रास्ता भी निश्चित नहीं था। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रास्तों से ये लोग विश्व में फैल गए और अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गए। इस तरह पूरे विश्व के अंदर अलग अलग स्थानों पर मानव फैल गए। ठीक है, और ये जो मानव इन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का वातावरण था, इस वजह से इन सभी मानवों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पैदा हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे मानव, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मानव हैं, ये सभी एक ही प्रजाति के हिस्सा माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये सभी आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जन्म क्रिया कर सकते हैं और नया चाइल्ड या बच्चा बना सकते हैं। ठीक है, और ये प्रजाति कौन सी है? होमोसेपियन, जिसका जन्म सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ठीक है, तो मानव के विकास के बारे में फिलहाल आपके कोर्स में इतनी ही जानकारी है। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए, डार्विन जो थे, जो ब्रिटिश विद्वान थे, डार्विन ने हमें बताया कि सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीव बने। डार्विन ने हमें क्या बताया? कि सरल जीव से जटिल जीव बने। इसी तरह ऑस्ट्रिया के जो विद्वान थे मेंडल, उन्होंने हमें क्या बताया? उन्होंने हमें बताया कि लक्षण जो होते हैं, ट्रेट्स जो होते हैं, गुण जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। यानी मेंडल ने हमें बताया वंशानुगति का नियम, रूल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन इन दोनों विद्वानों ने हमें ये नहीं बता पाए, ये दोनों विद्वान, कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब इस बात का जवाब किसने दिया? इस बात का जवाब दिया एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इन ब्रिटिश विद्वान का नाम था, ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम था JBS हॉल्डेन। ये जो ब्रिटिश विद्वान थे JBS हॉल्डेन, इन्होंने 1929 में 1929 के अंदर ये बताया कि पृथ्वी पर जीवों की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी वो उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई थी। उन सरल अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक उन सरल अकार्बनिक अणुओं से, मॉलिक्यूल से, उन सरल अकार्बनिक मॉलिक्यूल से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई थी, होगी, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। ठीक है, JBS हॉल्डेन ने 1929 में ये बताया कि पृथ्वी पर जीवों की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो उन सरल अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक अणुओं से हुई थी, मॉलिक्यूल से हुई थी, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय
बने थे। ठीक है। अब जेबीएस हाल्डेन ने यह भी कल्पना की, ये भी बताया कि पृथ्वी पर उस समय जबकि सरल अकार्बनिक अणुओं से उत्पत्ति हो रही थी, उस समय का जो वातावरण है वो वर्तमान वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। जेबीएस हाल्डेन ने बताया कि उस समय का जो वातावरण था वो वर्तमान जो वातावरण है उससे बिल्कुल अलग था। क्या अलग था? अलग ये था कि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी। ऑक्सीजन गैस मौजूद ही नहीं थी। वातावरण में कौन कौन सी गैसें मौजूद थी? वो थी मीथेन, एक थी अमोनिया, और एक थी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी उस समय जो वातावरण था, उस समय वातावरण के अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी, सिर्फ मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें मौजूद थी। और दूसरा अंतर क्या था वातावरण में? उस समय लगातार आकाशीय बिजली चमका करती थी, आसमान से लाइटनिंग हुआ करती थी, बिजली चमका करती थी। ठीक है। और इस आकाशीय बिजली के चमकने के कारण ही जो अकार्बनिक अणु थे, जो गैसें थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके अंदर तरह तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस हुई। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण क्या हुआ? मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। मीथेन के अंदर जो कार्बन होता है तो उससे सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। सरल कार्बनिक ऑर्गेनिक यौगिक, सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। आई बात यहां तक की कहानी समझ में आई कि जेबीएस हाल्डेन ने 1929 में यह कहा कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई सबसे पहले वो उन सरल अकार्बनिक इनऑर्गेनिक अणुओं से हुई, मॉलिक्यूल से हुई, जो कि उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। हाल्डेन ने यह भी कहा कि उस समय का जो वातावरण था वो वर्तमान वातावरण से बिल्कुल अलग था। उसमें क्या अलग था? अलग ये था कि ऑक्सीजन गैस जो है वो मौजूद नहीं थी। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैसें मौजूद थी, और आसमान में लगातार आकाशीय बिजली चमका करती थी, लाइटनिंग हुआ करती थी और वर्षा हुआ करती थी। पानी मौजूद था उस समय। ठीक है। फिर हाल्डेन ने कहा कि आकाशीय बिजली के चमकने के कारण मीथेन गैस जो थी उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई और मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिक बने, और सरल कार्बनिक यौगिक से एमिनो अम्ल बने, और एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, प्रोटीन के अणु बने, और उसी से जीव की उत्पत्ति हुई। और सबसे पहले जीव बना जल के अंदर, पानी के अंदर। ठीक है। अब हाल्डेन ने जो कुछ भी कहा, इन सब की पुष्टि, उन्होंने सही कहा या गलत कहा, इन सब की पुष्टि 1953 में दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्टेनले एल मिलर और दूसरे का नाम था हेराल्ड सी उरे।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करके और हाल्डेन का जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, उसकी पुष्टि की और बताया कि हाल्डेन का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है। किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया? देखिए, इन्होंने एक कृत्रिम वातावरण बनाया, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उस एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति रखी गई और ऑक्सीजन की बजाय मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन गैसों को डाला गया और वहां पर पानी रखा गया और आकाशीय बिजली पैदा करने के लिए स्पार्किंग करवाई गई, चिंगारियां पैदा की गई। और ऐसा करने से स्टेनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे, इन्होंने देखा कि तकरीबन एक सप्ताह के बाद में उस कृत्रिम वातावरण के अंदर जो मीथेन गैस थी, उस मीथेन में से 15% कार्बन, 15% जो कार्बन था मीथेन में से, वो परिवर्तित हो गया किसके अंदर? सरल कार्बनिक यौगिक में, सरल कार्बनिक यौगिक में। ऑर्गेनिक यौगिक बन गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, ठीक है। और कुछ एमिनो अम्ल भी बने जो कि प्रोटीन बनाते हैं। एमिनो अम्ल भी बने और एमिनो अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दो वैज्ञानिक थे, स्टेनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे, इन दोनों ने 1953 में जेबीएस हेराल्ड के उस स्टेटमेंट की पुष्टि की जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर जो जीवों की सबसे पहले उत्पत्ति हुई वो सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की चर्चा के साथ ही हमारा ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं विकास, ये समाप्त हो जाता है।